हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बॉयलर कोल्ड स्टार्टअप पर है। कोल्ड स्टार्ट किस तरह किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये हम आज के टॉपिक में समझेंगे। बॉयलर कोल्ड स्टेट, जब हमारा शटडाउन टाइमिंग 72 घंटे से अधिक का हो चुका हो तब हम इसे बॉयलर कोल्ड स्टेट में लेते हैं। बॉयलर कोल्ड स्टार्टअप दो कंडीशन पर होते हैं। अगर हमने बॉयलर बंद किया है और अगर 72 घंटे का टाइमिंग हुआ है या इससे कुछ घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं, या हमारे बॉयलर को काफ़ी दिन हो चुके हों और बॉयलर हमारा बंद हो और जो ड्रम का जो टेम्परेचर होता है और अगर ये 100 डिग्री के नीचे आ चुका है तब हम इसे कोल्ड स्टेट में लेते हैं और हमें बॉयलर को कोल्ड स्टार्टअप देने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्री स्टार्ट चेक्स क्या होता है। सबसे पहले बॉयलर को अगर हमें लाइट अप करना है उसके लिए प्री स्टार्टिंग जो चेकिंग होती है बॉयलर में वो क्या होती है, इसे समझते हैं। बॉयलर के सभी मेन होल डोर और बॉयलर में जो वर्किंग एरिया होते हैं और जो सभी परमिट होते हैं, क्रॉस परमिट हैं और बॉयलर के मेन होल डोर्स होते हैं, ये सारे क्लोज होने चाहिए और अच्छे से इसके बोल्ट टाइटनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है फ्रेंड, डीएम वाटर, कोल्ड स्टोरेज और एलडीओ और एचएफओ क्लैरिफायर वाटर, ये सारे ही चीज़ें हमारे एडिकेट कंडीशन पर होनी चाहिए। यूनिट स्टार्टअप के लिए जो नॉर्मल पावर का रिक्वायर्ड होता है हमें वो, और डीजी का जो सिस्टम होता है, इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है या अगर यूनिट ट्रिप होता है उस कंडीशन पर हमें डीजी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कंडीशन पर डीजी की अवेलेबिलिटी और पावर की अवेलेबिलिटी हमें ज़रूरी होती है। बॉयलर के सभी जो वेंट हैं ये ओपन कंडीशन पर होने चाहिए और सीबीडी, रिंग हेडर, ये सारे क्लोज कंडीशन पर होने चाहिए। बॉयलर के सभी स्प्रे कंट्रोल वाल्व के जो ब्लॉक वाल्व होते हैं ये क्लोज कंडीशन पर होना चाहिए। नेक्स्ट, बॉयलर के सभी इंटरलॉक प्रोटेक्शन हेल्दी कंडीशन पर होने चाहिए और हमें सेटिस्फाई दिखना चाहिए। बॉयलर में जितने भी हैंगिंग सपोर्ट्स होते हैं और एक्सपांसन ज्वाइंट होते हैं सारे हेल्दी कंडीशन पर होने चाहिए। बॉयलर में प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वर्किंग के टाइम पर हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बॉयलर में ऑक्स स्टीम, कंप्रेसर का एयर, सर्विस एयर और इंस्ट्रूमेंट एयर आते हैं इसमें, और कूलिंग वाटर है CCCW, OCCW, CCCW क्लोज सर्किट कूलिंग वाटर, OCCW ओपन सर्किट कूलिंग वाटर, ये सारे हमारे पास अवेलेबिलिटी इनकी होनी चाहिए। बॉयलर के सभी स्लूट डोर रिटेक्ट कंडीशन पर होने चाहिए। नेक्स्ट है, बॉयलर का जो टेम्परेचर प्रोब है ये रिटेक्ट कंडीशन पर होना चाहिए। आपके यूनिट में अवेलेबल जो गेज ग्लास होता है ये भी हेल्दी कंडीशन पर होना चाहिए, कोई भी इसमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए और हेल्दी कंडीशन पर होना चाहिए। अगर आप बाई कलर गेज ग्लास का यूज़ करते हैं तो इसमें जो लाइटिंग की व्यवस्था होती है जिसके थ्रू हम लेवल को अच्छे से देख पाते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, फर्नेस फ्लेम टीवी कैमरा की जो कूलिंग एयर लाइन होती है वो अवेलेबल होना चाहिए और फर्नेस फ्लेम टीवी कैमरा की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और हेल्दी कंडीशन पर होना चाहिए और सर्विस में होना चाहिए। बॉयलर में जो एपीएच का जो सीलिंग क्लियरेंस होता है और सेक्टर प्लेट सिस्टम होता है जो सील के गैप को एडजस्ट करता है और इसके जो पैनल की पावर सप्लाई होती है, ये सारे ही हेल्दी कंडीशन पर होने चाहिए। सभी वाल्व और डैम्पर के जो पोजीशन होते हैं वे सही कंडीशन पर दिखना चाहिए और इसके जो सपोर्ट्स होते हैं ये प्रॉपरली लगे हुए होने चाहिए, किसी प्रकार से कोई इसमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए और इसका एक बार प्रॉपर चेकिंग भी होना चाहिए लाइट अप से पहले कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं है इसमें, ये सारे भी हमें चेक करना होता है। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम हेल्दीनेस होना चाहिए जिसके थ्रू हमें CCR में सारी चीज़ों का फीडबैक और कंट्रोलिंग होती है, ये हमें क्लियर होना चाहिए और ये हेल्दी कंडीशन पर होना चाहिए। बॉयलर का जो BCP पंप होता है इसका फ्लशिंग चलते रहना चाहिए और इसकी फ्लशिंग के बाद ही, क्योंकि हम BCP को स्टार्ट करते हैं वाटर क्वालिटी आने के बाद में, जितने भी रोटरी इक्विपमेंट होते हैं इनकी भी प्रॉपर चेकिंग हो जानी चाहिए और यहाँ पर कोई भी जामिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम यूनिट स्टार्टअप के पहले ही इसका ट्रायल भी ले लेते हैं और कभी कभी यूनिट स्टार्टअप के पहले हम चला लेते हैं, जैसे कि अगर ट्यूब ऑयल पंप होते हैं इस और इनकी जो प्रॉपर चेकिंग होती है और इनका जो
ऑयल का प्रेशर होता है, फ्लो होता है, ये प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों की चेकिंग भी होनी चाहिए। है कि फायर हाइड्रेंट का जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई का जो प्रेशर है, ये हेल्दी दिखाना चाहिए। डीजी के ट्रायल कंप्लीट होनी चाहिए। टीरेटर का जो वाटर लेवल है ये नॉर्मल कंडीशन पर होना चाहिए। टीजी वायरिंग एयर कंडीशन पर होना चाहिए। तो फ्रेंड, ये हमारा जो प्री स्टार्ट चेकअप्स होता है कि बॉयलर को कोल्ड स्टार्टअप करने से पहले ये इन सारे चीज़ों का हेल्दीनेस और इन सारे चीज़ों की चेकिंग होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट इसमें। अब हमें वाटर फिलिंग करना होता है बॉयलर में। तो वाटर फिलिंग के प्रोसीजर को अच्छे से समझते हैं कि वाटर फिलिंग बॉयलर में किस तरह किया जाता है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप करते हैं तो कोई भी पॉइंट्स अगर छूटता है तो आप इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं हो पाते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आप डीरेटर का लेवल लेते हैं वाटर फिलिंग के लिए। अब आप MDBFP के बूस्टर पंप को स्टार्ट करेंगे। देन इसका हेल्दीनेस चेक करने के बाद MDBFP को भी आप स्टार्ट करेंगे। MDBFP स्टार्ट होने के बाद MDBFP के करंट को चेक करेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, कोई इसका जो मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है, बेरिंग टेम्परेचर नॉर्मल है, साथ ही इसका जो करंट है ये नॉर्मल है। इन चीज़ों को भी आप चेक करेंगे। MDBFP हेल्दीनेस के बाद में MDBFP के फ्लो को 30% के आसपास रखेंगे और फिलिंग वाटर रेट को भी आप नॉर्मल रखेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड होता है इस समय वाटर फिलिंग के लिए। MDBFP हेल्दीनेस के बाद में आप जो FRS की 30% लाइन है, इसके थ्रू बॉयलर में पानी लिया जाता है। बॉयलर में जो वाटर फिलिंग का रिलेटिव टाइम होता है ये समर टाइम पे कुछ अलग होता है, ये ग्रेटर देन 2 आवर्स हो सकते हैं, और अगर विंटर टाइम पे ग्रेटर देन 4 आवर्स होते हैं। जब हमें बॉयलर ड्रम में प्लस 300 mm से 400 mm के आसपास वाटर हमें दिखाई देता है, तब हमें MDBFP स्कूप को रिड्यूस करना होता है और MDBFP का जो आउटलेट वाल्व होता है इसे भी हमें बंद करना होता है। इसके बाद प्रॉपर परमिशिव आने के बाद में BCP A को स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये जो प्रोसीजर था ये बॉयलर फिलिंग का प्रोसीजर था। बॉयलर में इस तरह वाटर फिल किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बॉयलर में फ्लू गैस पाथ लाइनअप, किस तरह से एयर और फ्लू गैस पाथ को लाइनअप किया जाता है। एयर और फ्लू गैस लाइनअप के पहले जो हमारे डेम्पर्स होते हैं, APH के इनलेट आउटलेट जो डेम्पर्स होते हैं, इन्हें हमें थ्रू करना होता है और सारे जो पाथ होते हैं इन्हें थ्रू करना होता है, जिसके थ्रू हमारा एयर के आने और फ्लू गैस के निकलने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। इसके बाद हम APH को स्टार्ट करते हैं। APH को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एयर मोटर के थ्रू इसे स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि थ्रू इसका जो RPM होता है ये कम होता है, तो जिससे कि जो गियर रेक्स होते हैं इनमें कोई जर्क ना आए, इसलिए सबसे पहले हम एयर मोटर का स्टार्ट करते हैं। एयर मोटर स्टार्ट करने के बाद में स्टैंड बाई मोटर स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद हम मेन मोटर के थ्रू APH को स्टार्ट करते हैं। APH स्टार्ट करने के बाद में किसी भी एक साइड का, अगर हम A साइड लेते हैं या B साइड लेते हैं, तो कोई भी एक साइड का हमें ID फैन स्टार्ट करना होता है। देन हमें कुछ टाइम के बाद में FD फैन स्टार्ट करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रोटरी पार्ट्स होते हैं इनकी भी चेकिंग कर ली जाती है, तो इनके जो लो वॉल पंप्स होते हैं ये पहले से ही रनिंग कंडीशन पे होते हैं। फैन स्टार्ट होने के बाद में फैन के जो हेल्दीनेस होते हैं वो चेक कर लिए जाते हैं कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्योंकि हमने एक सीरीज का हेल्दीनेस चेक कर लिया था, इसके बाद में दूसरे सीरीज का भी हेल्दीनेस चेक कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर, और दूसरे सीरीज को भी हम स्टार्ट करते हैं। पहले ID को, फिर FD फैन को स्टार्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो एयर फ्लो इसे 30% के आसपास मेंटेन किया जाता है, और जो हमारा ड्राफ्ट होता है इसे -100 PA मेंटेन किया जाता है। इसके बाद में ऑक्स एयर टेम्पर और विंड बॉक्स के बीच की जो DP होती है इसे मेंटेन किया जाता है। नॉर्मल में ये 10 to 11 के आसपास होता है, और जब इनिशियल स्टेज पे कोल्ड स्टार्टअप के समय हम लाइनअप करते हैं उस समय पे ये 40 के आसपास मेंटेन किया जाता है। इसके बाद में AC स्कैनर फैन को स्टार्ट किया जाता है और DC को स्टैंड बाई कंडीशन पर रख लिया जाता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है फ्रेंड फर्नेस पर्च परमिशिव। तो फ्रेंड फर्नेस पर्च परमिशिव मैंने आपको FSSS सिस्टम को बताते समय बताया था, लेकिन मैं अभी इसकी एक स्लाइड यहाँ पर लगा देता हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही इसका जो प्रोसीजर होता है ये भी मैं यहाँ पर स्लाइड में लगा दूंगा, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड, अब बॉयलर लाइटअप सीक्वेंस देखते हैं कि बॉयलर कोल्ड लाइटअप किस तरह किया जाता है और इसका क्या क्या सीक्वेंस होता है। आप रूफ इनलेट हेडर का ड्रेन ओपन रखेंगे और साथ ही इको का जो रीसर्कुलेशन वाल्व होता है, इको टू रिंग हेडर पे कनेक्ट होता है, ये वाल्व आप ओपन रखेंगे।
HFO और LDO का रिसर्कुलेशन वाल्व और इसका जो सप्लाई वाल्व है ये आप ओपन रखेंगे, डिजायर प्रेशर मेंटेन करेंगे और इसके पहले आप इसका जो सेटअप वाल्व है वो ओपन करेंगे। सेटअप वाल्व ओपन होने के बाद में आप इसका जो डिजायर प्रेशर है इसे आप मेंटेन करेंगे। LDO HFO गन लेने के लिए जो इसका HEA होता है, हाई एनर्जी आर्क इग्नाइटर, इसके लिए जो इग्निशन कंडीशन होते हैं, मतलब इसमें जो पावर सप्लाई होती है ये आप इंश्योर करेंगे। और अब हम बॉयलर को लाइट अप करते हैं किसी एक कॉर्नर से, और किसी बॉयलर में एक साथ 2 गन इंटर होते हैं, किसी बॉयलर में एक साथ 4 गन भी इंटर होते हैं, लेकिन मोस्टली किसी जगह पर हम 2 गन ही इंटर कराते हैं। और हमारे यहाँ पर अभी यहाँ एक ही गन इंटर होता है, तो यहाँ पर हम BC की एक गन सर्विस में लेते हैं। गन सर्विस में आ जाने के बाद में इसकी फ्लेम इंटेंसिटी आप चेक करेंगे, और ये DCS के थ्रू चेक होता है और लोकली भी इसे ऑपरेटर के थ्रू चेक कराना होता है कि इसके बाद में आप जो फ्लू गैस जो चिमनी से बाहर निकल रहा है इसका जो फिजिकल कंडीशन चेक करेंगे कि इसमें कोई ब्लैकेज तो नहीं है या बहुत ज़्यादा वाइटिश तो नहीं है। तो ये सारे कंडीशन आप चेक करेंगे। और अब बॉयलर ड्रम पे जो वाटर का लेवल होता है ये आप मेंटेन करेंगे। इसके साथ ही साथ आप इसमें जो कंटेमिनेशन होता है, जो मैलापन होता है, आप इसे भी ड्रेन करेंगे और साथ में वाटर क्वालिटी को चेक कराया जाएगा कि बॉयलर में जो वाटर है इसकी क्वालिटी सही है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है APH के लिए जो सूट ब्लोअर प्रोवाइड किया होता है, इसके लिए हम ऑक्सीडर को लाइन अप करेंगे। ऑक्सीडर लाइन अप होने के बाद में ऑक्सीडर के थ्रू यहाँ पर स्टीम प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू सूट ब्लोइंग होता है। ऑक्सीडर का जो हेडर टेम्परेचर होता है ये 250 और इसका जो हेडर प्रेशर होता है ये 8 kg के अराउंड मेंटेन किया जाता है। इसके बाद आप इसका जो टेम्परेचर प्रोब होता है फर्नेस टेम्परेचर प्रोब कहा जाता है, जिसे FTP भी इन शॉर्ट कहते हैं हम। इसे आप सर्विस में लेंगे। FTP सर्विस में लेने के बाद ये कंटिन्यू एडवांस होता है और कंटिन्यू डिटेक्ट होता रहता है और ये टेम्परेचर को सेंस करता है। इसका टेम्परेचर सेंस करने का मीनिंग ये होता है, ये इंश्योर करता है कि हमारा जो फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है गैस का ये 538 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब हमारा कोल बर्निंग टेम्परेचर आ जाता है तब हम इसे डिटेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम प्रेशर को बूस्ट करते हैं। प्रेशर को बूस्ट करने के बाद हम टेम्परेचर को भी राइज करते हैं। आफ्टर 1 आवर हम हमारे जो ऑयल गन होते हैं हम इसे रेगुलेट करने का काम भी करते हैं, सर्कुलेट करते हैं इसे यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो ड्रम का जो मेटल टेम्परेचर होता है टॉप और बॉटम का, इसे देखते हुए ये 50 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम गन को रोटेट भी कराते हैं। इसके लिए मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब इस टाइम पर आप बॉयलर एक्सपांसन रीडिंग भी लेते हैं कि बॉयलर एक्सपांड कितना हुआ है और इसकी वैल्यू CCR में शो की जाती है और धीरे धीरे इसके बाद में टेम्परेचर को राइज किया जाता है। बाद आप सक्शन मैनिफोल्ड का जो टेम्परेचर है ये आप चेक करेंगे और फ्लो गैस आउटलेट का जो टेम्परेचर होता है यह भी आप चेक करते रहेंगे, इसे भी आप मॉनिटर करेंगे। इसके बाद आप वाटर लेवल गेज ग्लास जो होता है इसे आप प्लस कर लेंगे जब हमारा ड्रम का प्रेशर 0.1 MPa पहुंच जाता है। ड्रम का जो प्रेशर जब 0.15 MPa आ जाता है तब ड्रम के सारे वेंट्स आप क्लोज कर देंगे और बॉयलर के जितने भी वेंट होते हैं ये 0.2 MPa आ जाता है तब आप सारे वेंट्स बॉयलर के बंद कर देंगे। इसके बाद में RH ड्रेन हो गया, सुपर हीटर ड्रेन हो गया, बैक पास ड्रेन हो गया। जब बॉयलर का प्रेशर 0.5 MPa तक आ चुका है तब आप इसे कंप्लीटली क्लोज कर देंगे। जब बॉयलर का जो प्रेशर होता है वो 6 kg के अराउंड आ जाता है उस समय आप MS का जो स्टॉप वाल्व होता है ये ओपन करेंगे और इसे ओपन करने से पहले आप ये इंश्योर करेंगे कि इसका जो ड्रेन होता है ये क्लोज होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा ऑयल गन की फायरिंग होती है इसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे और प्रेशर और टेम्परेचर को भी और आगे राइज करेंगे। जब स्टीम का प्रेशर 6.0 MPa और इसका जो टेम्परेचर होता है 335 के आसपास पहुंच जाता है तब आप इसे इम्पल्स टरबाइन में ले सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा आज का टॉपिक था और क्योंकि बॉयलर कोल्ड लाइट अप में हम यहीं तक देखते हैं, इसके बाद टरबाइन की रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो टरबाइन की रोलिंग के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारा बॉयलर का कोल्ड लाइट अप था फ्रेंड। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।